नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र में दोनों ही दलों ने सिर्फ और सिर्फ नागनाथ और सांपनाथ काम किया। समाजवादी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली मध्य प्रदेश में विपक्ष नहीं है। आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ना सरकार अपनी बात रख पाई है, जनता के सामने सिर्फ और सिर्फ कागजों में अपनी उपलब्धि बताई, जबकि संपूर्ण मध्य प्रदेश में बदहाली के जंगल राज है, ना विकास हुआ है, सड़कें खराब है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था सरकार के खिलाफ, मगर वो भी आधे मुंह गिर गया। विपक्ष के दोनों ही नेता उपस्थित नहीं थे सदन में। अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी तो वह दोनों को सदन में उपस्थित होना था। दोनों ही पार्टियों की मिलीभगत के कारण मध्य प्रदेश बदहाली की ओर बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में इन दोनों दलों के लिए अब रणनीति तैयार कर रही है। विधानसभा सत्र 5 दिन का था जो 4 दिन का चला। अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस, उस पर भी सरकार ने चर्चा नहीं की, विधानसभा भंग हो गई। विपक्ष के दोनों नेता उपस्थित नहीं रहे। जीतू पटवारी के कई बयानों पे सरकार ने आपत्ति उठाई है, उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, दोनों ही दल जो हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सभी, वो पार्टी भी यही कहती है, एक सांपनाथ और एक नागनाथ। सांपनाथ नागनाथ हैं दो महत्वपूर्ण विषय। अविश्वास प्रस्ताव, औंधे मुंह गिरना और प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष का वहाँ उपस्थित नहीं होना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इनका तालमेल है। और जीतू पटवारी जी अगर वो बोल रहे हैं, अगर उनका नहीं होना और इनका बोलना, यानी सरकार जीतू पटवारी के खिलाफ जाती है, तो ये सब मिली जुला खेल है। और ये जनता के समझ में आ चुका है कि दोनों दल मिल के इस मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में अच्छी तरह ये जनता भी समझ चुकी है और हम लोग भी ये समझ चुके हैं कि तीसरे विकल्प को मजबूरी है हमारी खड़ा करना। और तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के से अच्छा विकल्प इन पे होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही एक पीठ पे मार रहा है, एक पेट पे मार रहा है। जनता त्रस्त है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सड़कों पर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी बेरोजगार हो गए, 10,000 बिजली कर्मी धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी मीडिया उनको दिखा नहीं रही। तो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में और विपक्ष का नहीं बोलना ये दर्शाता है कि हम साथ हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें हर चीज़ बहुत, आज हम लोग रोड पर आकर समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर जो संघर्ष करने निकले हैं, यकीनन ये संघर्ष मध्य प्रदेश के आखिरी छोर तक ये संघर्ष जाएगा और एक इनकलाब नया आएगा और 23 में से इनकलाब से मध्य प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से पहले ही अलर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार। स्टेट वायरोलॉजी लैबोरेटरीज पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में स्थित है स्टेट वायरोलॉजी लैबोरेटरी में व्योल जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का किया निरीक्षण। जीनोम सीक्वेंसिंग से कोरोना के नए वेरिएंट की हो सकेगी पहचान। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार पॉजिटिव केसों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग और भोपाल में एम्स के बाद स्टेट वायरोलॉजी लेबोरेटरी में भी हो सकेगी जीनोम सीक्वेंसिंग। एक बार में 96 पॉजिटिव केसों की हो सकेगी जीनोम सीक्वेंसिंग। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 43,000 बेड और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के केवल 4 एक्टिव मरीज, वो भी होम आइसोलेशन में है। कॉलेज में भी जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकेंगे। सर, ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर और बेड्स को लेकर के किस तरह की तैयारी है? पूरी तैयारी है। देखिए, पहले ही हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट
सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उसकी हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है, कैलेंडर बनाया है, उसकी हर महीने मॉक ड्रिल करते हैं हम। संपूर्ण प्लांट अच्छे से चल सकें इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। 43,000 बिस्तर हमारे पास हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और सभी तरह की जो भी कोविड से संबंधित हमारी तैयारी है वो पूरी है, और उसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग इसीलिए क्योंकि नए वेरिएंट की बात आ रही है, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से ये दिशा निर्देश दिया गया है कि हम हमारे जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करें, जिससे कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है इसका पता लग सके। सर, बूस्टर डोज लगाने की बात कही गई है, पर एमपी में 70% लोग हैं जो अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं, और डोजेस की संख्या भी आप विभाग के पास कम है। नहीं, देखिए, हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से मिलती है जो हमें जरूरत है, और लगातार हमारा प्रयास है। और मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया है, चाहे पहला डोज हो, सेकंड डोज हो, या प्रिकॉशन या बूस्टर डोज हो। संपूर्ण जो एलिजिबल हमारा सेगमेंट है उसको हम वैक्सीन लगा रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में अगले महीने प्रवासी सम्मेलन हो रहा है देश भर के। अब देखिए, ये तो केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश होंगे उसका हम पालन। लैब में आपने क्या देखा है अभी फिलहाल? देखिए, हमारी मशीन इंस्टॉल हो गई है, जो भी मैन पावर है वो पूरी तरह अरेंज हो गया है। एनसीडीसी हमें किट प्रोवाइड कर रही है, हम पूरी तरह तैयारी में हैं। जब भी हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना होगा हम कर सकते। अभी क्या स्टेटस सर कोरोना का? कोरोना के अभी हमारे यहाँ केवल 4 एक्टिव केस हैं मध्य प्रदेश में। पिछले 2-3 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है। सभी जो 4 पॉजिटिव केस हैं वो होम आइसोलेशन में है। कहीं ऐसी स्थिति नहीं है, पिछले 3-4 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि विधानसभा जैसे पवित्र स्थान में झूठ बोला जाता है। सरपंच और उप सरपंच दोनों गायब हैं और गांव लूटने का काम कोई तीसरा कर रहा था। अविश्वास प्रस्ताव के बाद कांग्रेस में झूठ बोलने की होड़ लगी थी। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कल सदन में कहीं सरकारी पैसों से बीजेपी कार्यालय में भोजन कराया गया, कहा था कि इसमें बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। पूरे समय सदन में प्रतिष्ठाओं के लहरा लहर कर दिखा रहे हैं कि जबकि उसका प्रतिशिष्ट व नहीं दिखाया गया, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी है। भुगतान हुआ, होटल पलाश के बिल लगे हुए हैं। यह सवाल उन्होंने कब किया था, जब वह सरकार में थे, और जीतू पटवारी ने अपनी सरकार में यह झूठ लिखवाया। अपनी ही सरकार में बीजेपी का प्रश्न पूछा, जिसके जवाब में जनसंपर्क ने जानकारी निरंक लिख दी थी। ये भी, और जो आपने पूछा अग्निहोत्री जी ने, वो भी, ये सब जांच के बिंदु है, और इन सब पे गलत आने पे कार्रवाई होगी। बीजेपी संगठन भी निश्चित रूप से आपके सामने आके बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हो गया, ऐसे इनको नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह से वो हर बार पहले भी इस तरह का झूठ बोल करके, आधी अधूरी जान करके, दस्तावेजों को लहरा कर, ऐसे ऐसे कप प्लेट का हाथ घुमाकर ये इस तरह से कर चुके हैं, और इसलिए हम सब इसको लेके जाएंगे। जी, प्रश्न और संदर्भ समिति में इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती होगी वो करेंगे। पार्टी अलग इस बारे में विचार करें। नहीं, आराम से एक एक करके पूछा, सबके जवाब दूंगा, जाऊंगा नहीं बिना जवाब दिए। उसके बारे में विचार कर रहे हैं। मैं अभी आपके सामने मान रहा हूं कि वो स्वयं आए। अब हमने अपने प्रमाण रख दिए प्रेस के सामने, वो भी प्रेस के सामने आ जाए। परिशिष्ट बा को लेके जो उनके प्रश्न में आ और बा जानकारी लिखी गई है, इन्होंने आ को लहराया है, ये आ और बा लिखा है। पर्यटन विभाग परिशिष्ट आ परिशिष्ट बा, इसको लेके आ जाए ना। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मीडिया के बंधुओं से कि इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं, इस तरह के जो फरेबी लोग होते हैं, इस तरह के लोगों पर आपको भी इनके चेहरों से नकाब उठाना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ भ्रम का और झूठ का सहारा लेके राजनीति में है। आज उनके कोई भी नेता चल तो पाते नहीं। उपयोग या इस पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए
कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नज़ारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उपसरपंच दोनों गायब थे। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था, श्रेय लूटने की होड़ कर रहा था। बिना ड्राइवर और कंडक्टर की गाड़ी चल रही थी कल, अविश्वास की। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि सदन में भाजपा की बकवास सुनने नहीं जाता मैं। कल हमने देखा कांग्रेस का अविश्वास था, उसको ही उनने बकवास मान लिया, सुनने ही नहीं आए। मित्रों, होड़ लगी हुई थी कल कांग्रेसियों के अंदर, कौन कितना झूठ बोल सकता है। एक बात बार बार कल जीतू पटवारी जी ने सदन में कही, जो उन्होंने आखिरी बयान दिया था, वो मैं उसकी 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे ये सदन की प्रॉपर्टी है, आप लोग भी ले सकते हैं सदन से। जीतू पटवारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पटल पर रखना चाहता हूं, जिसे मुझे आपके जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय ही लिखा हुआ, अधिकारियों के साइन से दिया हुआ, अगर यह नकली हो तो मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। आप देखिए, ये परिपत्र उन्होंने लहराया सदन के अंदर। ये था वो कापी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। इसमें स्पष्ट जवाब में परिशिष्ट आ और परिशिष्ट बा लिखा है। ये परिशिष्ट आ लहरा रहे थे। परिशिष्ट बा के अंदर स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी। ये तब का प्रश्न है, तब की प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने अपनी सरकार से भाजपा को बदनाम करने के लिए ये उत्तर उस समय का दिलवाया, क्योंकि 131 करोड़ का जनसंपर्क का घोटाला कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था। उसको बाइफरकेट करने के लिए, विषयांतर करने के लिए भी एक प्रयास था। ये उनकी सरकार का सवाल था। उनकी सरकार के जवाब पे होते हुए भी जनसंपर्क, इस सवाल के अंदर बीजेपी तो कहीं से थी नहीं, लेकिन सवाल में बीजेपी पूछा गया। इससे आप सोचिए, उनकी सरकार में बीजेपी पूछने का क्या तुक था, लेकिन भाजपा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से फंसे इसलिए कि जनसंपर्क विभाग ने जानकारी निरंक लिख दी, जीएडी ने जानकारी निरंक लिख दी। उनने कहा कि हम इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये होटल पलास जो है, उसके होटलों के बिल थे और उनने पूरे के पूरे बिल भिजवा दिए। होटल पलास में तो सभी का ऑर्डर जाता है, सरकारी का, पार्टी का भी जाता है, और पार्टी की पूरी रसीदें हैं और इसमें लिखा हुआ है नाम सहित सबका। ये भी सदन की प्रॉपर्टी है। परिशिष्ट बा जरूर ले लें और परिशिष्ट बा आप जरूर देखें। स्थिति ये हुई सदन की कि पहले तो ड्राइवर गायब हुआ कमलनाथ जी, फिर कंडक्टर गायब हुए, क्योंकि उनके परिवार का विषय अलग था। लेकिन दोनों के दोनों लोग चले गए और लोग अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूरी बस को ही खड्डे में उतार दिया उन्होंने। और इसलिए हमने तय किया है कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के विधानसभा में दिए गए झूठे बयान पर
बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। जीतू पटवारी ये तुम्हारे जैसा दल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद पर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस भारत के अंदर राजनीति का एक नई दिशा देकर सुचिता की राजनीति को भारत के अंदर स्थापित किया है, ये कांग्रेस नहीं है। चीन से पैसा लेकर के, दलाली का पैसा लेकर के आए अपने दल को चलाते होंगे। नेशनल हेरोल्ड से लेकर के सारी बातें इस भारत के अंदर जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है, ना आप ना आपके नेता सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी की इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। जीतू पटवारी जी, ये तुम्हारे जैसा दल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद पर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस भारत के अंदर राजनीति का एक नई दिशा देकर के स्वच्छता की राजनीति को भारत के अंदर स्थापित किया है। यह कांग्रेस नहीं है कि चीन से पैसा लेकर के, दलाली का पैसा लेकर के आप अपने दल को चलाते होंगे। नेशनल हेराल्ड से लेकर के सारी बातें इस भारत के अंदर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है। न आप न आपके नेता सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं कि आपने जिन आरोपों को लगाया, मुख्यमंत्री निवास के अंदर होने वाले कार्यक्रम जिनका आपने उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी के अगर वो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बिल, उसमें भी आपने झूठ बोला कि कौन सी एजेंसी है। कहीं टूरिज्म कहा, कहीं आपने कुछ कहा, लेकिन जहां से उन भारतीय जनता पार्टी ने उन बिल का पेमेंट किया है उसके प्रूफ उदाहरण सहित आपके सामने, मीडिया के सामने आज माननीय गृह मंत्री जी ने दिए। मेरे पास भी ये साक्ष्य है। इन साक्ष्यों के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ, यशपाल जी हमारे विधायक हैं, विधायक विधानसभा के अंदर भी जब इस प्रकार का, मैं भी एक सांसद हूं और मैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो एथिक्स कमेटी है, मैं भी उसका मेंबर हूं। यशपाल जी भी जानते हैं कि सदन में इस प्रकार से गुमराह करना, झूठ बोलना, एथिक्स कमेटी के अंदर भी इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक इस बात की कंप्लेंट करेंगे और समाज के सामने भी इस बात को हम लाना चाहते हैं कि इस प्रकार से कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है। इतना झूठ बोलना, नहीं तो इसका जवाब दें। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और किसानों व प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके कारण जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान सीधा कमाएगा। वो किसान 500 रुपए में नहीं बेचेगा, 100-200 में बेचेगा आलू की चिप्स, वो भी किसान को बचेगा, मजदूरों को काम मिलेगा, मुट्ठी भर की बजाय सबको मिलेगा। और इस प्रकार गांव में जो 80%, 70%, 68% लोग रहते हैं किसानी और मजदूरी के आधार पर, या वो सब अब रोजगार करेंगे तो पैसा जो मुट्ठी भर के पास आता था वो पूरे देश में सबके पास आएगा। इससे गरीबी हटेगी, बेरोजगारी मिटेगी, गांव आत्मनिर्भर होगा, हर आदमी खुशहाल होगा और सबकी आय बढ़ेगी। और इस प्रकार देश आत्मनिर्भर होते दुनिया में सिरमौर बनेगा। पुणे भारत माता सोने की चिड़िया बनेगी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पैसा जा रहा है वो अब गाँव में किसानों के पास जाएगा और देश के पास ही रहेगा। सस्ताई भी आएगी। इससे अभी जो महंगाई है, मोनोपोली है, बहुराष्ट्रीय का विज्ञापन का जमाना है, बच्चे वही मांगते हैं। लेकिन अब हम उसमें लोगों को प्रशिक्षित भी करेंगे और इस प्रकार देश को दुनिया में नंबर 1 स्थान पर ले जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती जनता
और जनता के लिए, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम किया और इसलिए मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, देश गरीब रह गया। लेकिन इस देश को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। तीनों ऋतुएं अच्छी होती है, यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ की जमीन अच्छी है, यहाँ के किसान मेहनती हैं। लेकिन नीतियाँ अच्छी नहीं थी, नेता अच्छे नहीं थे। अब नेता भी हमारे अच्छे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी नीति भी अच्छी है और हमारी नीयत भी अच्छी है और इसलिए ऊपर वाला भी साथ दे रहा है और जनता भी साथ दे रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाते हुए दुनिया में नंबर 1 स्थान पर ले जाएंगे। भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं सोते हुए नहीं, जागते हुए अपनी आंखों से सपना देख रहा हूँ कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हम अपनी आंखों से देखेंगे कि 21वीं सदी भारत की सदी बनाएंगे और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे, जहाँ खुशहाली होगी। हम हर बहन की, जो गरीब से गरीब, उसकी भी आय कम से कम 10,000 रुपये हो, घर बैठे वो कमा सके, आत्मनिर्भर बन सके, सक्षम बन सके। और ये 130 करोड़ लोग हैं, इनको 260 करोड़ हाथ को काम चाहिए, तो इसी प्रकार हम दे सकते हैं। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद ये काम किया, नीतियाँ बना दी है, उसके लिए फंड की व्यवस्था की है और सारा काम चल रहा है। और कृषि विभाग के माध्यम से हम गांव में एक नई क्रांति ला रहे हैं। और दूसरा, प्राकृतिक खेती, जो पेस्टिसाइड। मैं किसान दिवस के अवसर पर सभी किसान भाइयों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री पूजनीय चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उनकी जयंती है, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और किसान भाइयों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। किसान दिवस की सबको बहुत बधाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुना करें, उसके लिए उन्होंने आज़ाद भारत में पहली बार गांव, गरीब और किसानों की चिंता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आज़ादी दिलाई प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2021 को, जिस दिन उन्होंने पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रारंभ की। देखिए, महात्मा गांधी जी भी कहते थे, चरण सिंह जी भी कहते थे, सारे नेता कहते थे, असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिनके हाथ में आज़ादी के बाद सत्ता आई कांग्रेस में, उन्होंने 60 साल राज किया लेकिन गांव का विकास नहीं किया और इसलिए देश से गरीबी नहीं हटी। क्योंकि गांव, असली भारत तो गांव में, 80% लोग गांव में रहते हैं, 20% लोग शहर में रहते थे जब भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन जो बजट खर्च करती थी सरकार कांग्रेस की, वो 80% गांव में लोग रहते हैं, वहाँ 20% और जहाँ 20% शहरों में रहते हैं वहाँ 80%। शहर तो थोड़े विकसित हो गए लेकिन गांव पिछड़ गए। गांव में न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, और इसलिए हमारा देश गरीब रह गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर से, किसानों की ओर से, कि उन्होंने 24 अप्रैल 2020 को 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट और उसके बाद 24 अप्रैल 2021 पंचायत राज दिवस के दिन पूरे देश में स्वामित्व योजना लागू की है। वो स्वामित्व योजना ये है कि गांव और शहर मिलकर देश बना। लेकिन शहर में प्रॉपर्टी आपके पास है, प्लाट है, मकान है, इसकी वैल्यू कलेक्टर गाइडलाइन से होती है और उससे आपको प्लाट है तो मकान के लिए ऋण मिल जाता है, दुकान के लिए मिल जाता है, व्यवसाय के लिए मिल जाता है, उद्योग के लिए मिल जाता है, लिमिट बन जाती है, सॉल्वेंसी बनती है। जब बैंक से ऋण लेते हैं तो सब्सिडी मिलती है सरकार की 40%, 50%, 33%। और इसलिए शहर के लोग तो मुट्ठी भर लोग तो अरबपति खरबपति हो गए जो हजारपति थे। लेकिन गांव पिछड़ गया क्योंकि गांव आबादी में बसता है और आबादी का मालिकाना हक नहीं दिया गया आज तक। और इसलिए गांव का प्लाट चाहे 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 50 लाख का हो, 100 लाख का हो, 100 करोड़ का भी हो, तो पूरे देश में 6.5 लाख गांव हैं। इनकी वैल्यू हजारों लाखों करोड़ है, लेकिन 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपए का बैंक से लोन नहीं मिल सकता, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपए की सॉल्वेंसी नहीं बन सकती। और इसलिए गांव के लोगों को सिर्फ मजबूर किया गया खेती के लिए और मजदूरी के लिए, और इसलिए पलायन करके कुछ लोग शहर में आ गया। उसके कारण हमारी खेती बंजर हो रही, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, लोग कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। और इसलिए अब प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक कृषि करने का भी निर्देश दिए हैं, नीतियां बनाई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक प्राकृतिक कृषि बोर्ड है। जो किसान गाय पालेगा उसको हम 900 रुपये महीना देंगे और गाय के गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाई और वनस्पति दवाई बना के सींचेंगे खेतों में, तो लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी अच्छा होगा। जो शुद्ध अनाज होगा, जो हमारे बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, देश के लोग खाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे और दुनिया में हम निर्यात करेंगे। क्योंकि कोरोना के बाद सबसे अधिक डिमांड है प्राकृतिक और जैविक उत्पाद की, शुद्ध अनाज की, और वो दुनिया में सब्जियां, अनाज हम निर्यात करेंगे, उससे
पैसा आएगा तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। ये अवसर है भारत के लिए। संकट को, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करो, उसको अवसर में बदलो। तो ये कोरोना संकट था पूरी महामारी दुनिया की, लेकिन इसको भी हमने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अवसर में बदल रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए कृषि अधोसंरचना विकास फंड के लिए दिए। उसमें भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। और हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं किसान दिवस के अवसर पर सभी किसान भाइयों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री पूजनीय चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उनकी जयंती है, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और किसान भाइयों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। किसान दिवस की सबको बहुत बधाई। अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान बिना तथ्य, तुर्क और प्रमाण का अविश्वास प्रस्ताव। ऐसा पहली बार हुआ है कि पटल पर एक भी प्रमाण नहीं रखा। भूपेंद्र सिंह जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विषय रखे हैं उससे कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आई। भूपेंद्र सिंह ने प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भारी पड़ी या कांग्रेस का बिखराव उसको ले डूबा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का कोई आधार ही नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव में ना कोई तथ्य थे, ना तर्क थे, ना कोई प्रमाण थे। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव कभी आता ही नहीं है। पेपर कटिंग की आधार पर आप अविश्वास प्रस्ताव लाओ। ऐसा पहली बार हुआ कि आपने पटल पर एक भी प्रमाण नहीं रखा, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रखा आपने सरकार के खिलाफ जिसमें कोई इस तरह की अनियमितता हो, कोई किसी प्रकार की बात हो। तो कोई एक भी आरोप आप प्रमाणित नहीं कर सके, एक भी आरोप आप लगा नहीं सके। अविश्वास प्रस्ताव की कितनी गंभीरता थी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी सरकार थी वो स्वयं उपस्थित नहीं थे। गंभीरता नहीं थी अविश्वास प्रस्ताव में, कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं थी। और जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से या माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सारा विषय रखा गया, उससे धज्जियां उड़ गई कांग्रेस की और पूरी कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आई, टूटी टूटी नजर आई। कई टुकड़ों में गुटबाजी, कई बार विवाद की स्थिति बनी बोलने को लेकर, बहिर्गमन को लेकर। तो पूरा बिखराव था कांग्रेस के अंदर, निराशा थी कांग्रेस के अंदर और पूरी तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव एक झूठ का पुलंदा था जिसमें कुछ नहीं था। निराशा थी, कुंठा थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। इस तरह का यह अविश्वास प्रस्ताव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनवरी 2023 में यहाँ आवाज बुलंद कर रही है। 2023 का साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदलने का साल है। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार बनाने को संकल्पित है। वर्ष 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। इस संकल्प के साथ 1 जनवरी 2023 को पुनर्वाह 11 बजे से तिरंगा झंडे के साथ जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पैदल यात्रा होगी। यात्रा की समाप्ति पर सभा आयोजित की जाएगी। सभा में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का उल्लेख किया जाएगा। आज हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। महंगाई ने हर परिवार को मुश्किल में डाल रखा है। पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। महिलाओं व आदिवासियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। नई नौकरियां मिलना तो दूर, बेरोजगारी बढ़ रही है। चौथे स्तंभ के रूप में आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। शेखर साहब ने 1 तारीख का संकल्प दिवस मनाने को कहा है। मैं आज संकल्प लेता हूं कि 2023 में इन महापापियों के लिए अब हम महापाप का असर दिखाएंगे। ये लोकसभा के 2024 के चुनाव तक ये जेलों में होंगे। हमारी सरकार बनते ही हम इन लोगों को जेल में भेजेंगे, क्योंकि एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना भी एक भ्रष्टाचार है। हम लोग आपसे घबराते नहीं हैं। जेल कोर्ट थाने सब देख कर बैठे हैं। अपने आप को ईमानदार मत बनिए मुख्यमंत्री जी। और मैं 2 चीजों का आपसे जवाब मांगता हूं। आपने कहा कि ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वो वीडियो है पैसों के लेन देन के। मुख्यमंत्री जी आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2013 में आयकर विभाग ने छापे मारे थे एक बड़े समूह के खिलाफ। 12 और 29 नवंबर 2013 को
मुख्यमंत्री जी आपका वो ओएसडी कौन था जिसने भाजपा के अनुषांगिक संगठन आयकर विभाग की अप्रेजल रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री और आपको ओएसडी को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाने का ऑन रिकॉर्ड अप्रेजल रिपोर्ट में इनकम टैक्स जो आपके अंडर में काम कर रही है, आपके इशारे पर काम कर रही है, आपकी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, उस समूह के छापों के दस्तावेजों में 5-5 करोड़ रुपए के आपने भागवत कथा कराने के लिए आप हमारी सरकार को ओएसडी का नाम दे रहे हैं ना। मैं आपकी सरकार को ओएसडी का नाम दे रहा हूं कि नीरज वशिष्ठ कौन है। आज नीरज वशिष्ठ के बिना शिवराज सरकार का पत्ता नहीं हिलता है। शिव साधना और लक्ष्मी पूजा के बिना कोई काम नहीं होता है। वो पैसा कौन ले रहा है? मुख्यमंत्री जी आपके निवास में बैठकर। आप वल्लभ भवन को कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा था। मैं कह रहा हूं कि आपके पूर्व मंत्री जो हमारी सरकार के अंग थे, महत्वपूर्ण अंग थे, माननीय कमलेश्वर पटेल जी, एक 2 गंभीर विषयों पर कांग्रेस पार्टी का अपना रुख आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी। मैं पहले प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय चंद्र प्रभाष शेखर साहब से कि वे अपना हिम्मत आपके समक्ष करते। माननीय शेखर साहब। आदरणीय पत्रकार साथियों, मंच पर उपस्थित मेरे प्रदेश कांग्रेस के सभी साथीगण, मीडिया विभाग के साथीगण, सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार साथियों का मेरी ओर से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत। खराब है उर्वरक और जो खाद है, इसकी स्थिति क्या है? वो महंगे होते जा रहे हैं और किसानों को जो उनका उत्पादन है उसका जो उचित मूल्य मिलना था वो नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके बारे में बहुत सारे आंकड़े हमारे साथी के मिश्रा जी आपको बताएंगे। मेरा ये कहना है कि हमने संकल्प लिया है, हम अगले साल पूरा साल 1 जनवरी के बाद से इस पूरे प्रदेश में अत्याचार के खिलाफ घोर आक्रोश जो जनता में, उस घोर आक्रोश को व्यक्त करने के लिए रैलियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और तो इसके साथ में भाजपा सरकार की नींद हराम कर देंगे इस बात को लेके कि आपने इस प्रदेश की हालत क्या कर रखी है। आज सबसे इस बात की जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमको ये देखना है कि जनता कितनी परेशान, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिल्मों के अभिनेत्रियों के कपड़े कैसे हों, कौन सी फिल्म चले, कौन सी फिल्म ना चले, आप ये कोई विषय है? आपने कभी किसी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को कहते सुना है कि भाई बेरोजगारी दूर करने के लिए हम ये कर रहे हैं? कल बहुत सारे आंकड़े दिए गए, विधानसभा की बात मैं यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी एक सीमा है, किंतु ये कह देने से काम थोड़ी चलता है कि हम इतने लाखों को नौकरी देंगे, हम 1,73,000 लोगों को काम दे देंगे, हम जो है आदिवासियों के लिए ये कर देंगे। आज के पहले उनको आज 1.5 साल के पहले जितने आदिवासी नेता थे उसकी जयंतियाँ, उनकी पुण्यतिथियाँ, उनके जो शहादत स्थल थे, ये किसने बनाया? चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति किसने लगाई? टाटिया भील की मूर्ति किसने लगाई? आदिवासी के नेताओं के जन्मदिन और उनके शहादत के दिन का आयोजन कौन करता था? सब कांग्रेस पार्टी करती थी। तो मेरा ये कहना है कि ये केवल वोट प्राप्त करने के लिए पूरी सरकार चल रही है। इनके सारे कार्यक्रम, इनके सारे आयोजन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, देश के बंटवारे को तोड़ने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ये संकल्प दोहराना चाहता है कि 1 तारीख से हम उस दिन संकल्प दिवस बनाएंगे और संकल्प दिवस केवल कांग्रेस का नहीं होगा, प्रदेश की जनता का होगा। मध्य प्रदेश की दमनकारी सहकारी नीति के विरोध में सहकार भारती मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन। प्रदेश के 52 जिलों में सहकार भारती करेगी विरोध प्रदर्शन और देगी राज्यपाल के नाम ज्ञापन। 2 जनवरी 2023 को भोपाल में होगा प्रदेश स्तरीय धरना आंदोलन। सहकार भारती मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह और प्रदेश महामंत्री योगेंद्र सिंह कोकला खेड़ी के अनुसार मध्य प्रदेश द्वारा सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन न करवाने से रुष्ट सहकारी भारती मध्य प्रदेश द्वारा 23 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों में महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा और अविलंब ही सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराने की मांग की जाएगी। आंदोलन को आगे जैनित पार्क गाती देते हुए 2 जनवरी 2023 को डॉक्टर अंबेडकर भवन भोपाल में धरना दिया।
हमारी पैक्स समितियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं, वो लगभग 5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। और हमारी प्रदेश स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे सबसे ज़्यादा परिचित बैंक है वो है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक में 2010 के बाद से चुनाव नहीं हुए, अर्थात 14 या 15 को उसका कार्यकाल था, तब से वहाँ पर प्रशासक बैठा है। आप तो ये देखेंगे कि प्रमुख सचिव भी अपेक्स बैंक का प्रशासक होता है, रजिस्ट्रार भी अपेक्स बैंक का प्रशासक होता है। और प्रशासक नियुक्त करने का अधिनियम में क्या व्यवस्था है कि रजिस्ट्रार प्रशासक को नियुक्त करेगा, लेकिन मजे की बात है कि रजिस्ट्रार खुद के आदेश से खुद को ही प्रशासक नियुक्त कर लेता है। ऐसे इतनी घोर नादरशाही, घोर बेईमानी, मतलब मैं तो इतिहास में हम लोग 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारे ध्यान में नहीं आता, लेकिन ये समाज को उठाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जिस पर हम ध्यान नहीं करते, जबकि सब दूर सहकारी क्षेत्र। अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।